विषकन्या नाम अपने आप में ही रहस्य और रोमांच से भरा है। केवल नाम सुनने से ही इंसान के मन में एक सम्मोहन, एक खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। हर किसी के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर विषकन्या है क्या? भारत में प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के पास विषकन्याएं हुआ करती थी। सम्मोहन के जाल में फंसाकर पुरुषों को मौत के घाट उतार देने वाली इन विषकन्याओं का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऐसी एक ऐतिहासिक घटना है जहां विषकन्या का प्रयोग किया गया था। लेकिन पहले विषकन्या के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। विषकन्या एक तरह की महिला जासूस होती थी जो खतरनाक दुश्मन को मारने या कोई भेद निकालने के लिए काम आती थी। विषकन्या वैसे तो साधारण कन्याएं ही होती थी जिन्हें लंबे समय तक प्रशिक्षण देकर विषकन्या बनाया जाता था। इनके बनने की एक खास प्रक्रिया होती थी जिसमें खूबसूरत बच्चियों को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा विष देकर जहरीला बनाया जाता था। ये जहर इन्हें खाने में मिलाकर दिया जाता था और फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाई जाती थी। हालांकि इस विषकन्या बनने की प्रक्रिया में कई बच्चियों की मृत्यु हो जाती थी और कई अपंग हो जाती थी। इन सब के बाद भी जो बच जाती थी वही विषकन्या बनती थी। उन्हें जहरीले वृक्ष और जीव जंतुओं के साथ रहने का अभ्यस्त बनाया जाता था। साथ ही उन्हें नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी जाती थी। वे हर तरह की छल विद्याओं में माहिर होती थी ताकि राजा के आदेश पर शत्रु को छल पूर्वक मृत्यु के घाट उतारा जा सके। विषकन्या की सांस तक बहुत जहरीली होती है। अगर कोई इनके द्वारा छोड़ी गई सांस को भी ग्रहण कर ले तो वो बीमार हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। विषकन्याओं के नाखून, दांत और पसीने तक में जहर की इतनी मात्रा होती है कि वो आसानी से किसी की भी जान ले सकती है। लेकिन इन जहरीली विषकन्याओं पर किसी को भी शक नहीं होता क्योंकि ये बला की खूबसूरत होती है और सभी का ध्यान इनकी खूबसूरती पर ही अटक जाता है। इतिहास में चाणक्य द्वारा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के कई बार प्राण बचाने का जिक्र है, जिनमें से कुछ हमले विषकन्याओं का प्रयोग करके भी किए गए थे। उन्हीं में से एक घटना है। एक बार नंदवंश के तत्कालीन सम्राट धनानंद के मंत्री ने एक षड्यंत्र किया। उसने छल पूर्वक विजय अभियान से लौटकर आए हुए चंद्रगुप्त मौर्य के स्वागत में एक विषकन्या को भेज दिया। लेकिन विषकन्या जैसे ही चंद्रगुप्त के रथ के सामने आई, चाणक्य ने उसे रोक लिया और चंद्रगुप्त के साथी राजा प्रवर्तक से कहा कि इस रूपवती स्त्री को तुम स्वीकार करो। राजा प्रवर्तक ने विषकन्या को स्वीकार कर लिया। राजा प्रवर्तक युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोगी था, अतः राज्य के नीति नियमों के अनुसार उसे आधे राज्य का स्वामी बनाया जाना था। किंतु जैसे ही उसने विषकन्या का हाथ पकड़ा, विषकन्या के हाथों में लगा पसीना उसे लग गया, जिससे प्रवर्तक के शरीर में विष फैल गया और वो बीमार पड़ गया। उसने अपने मित्र चंद्रगुप्त मौर्य को मदद के लिए बुलावा भेजा। चंद्रगुप्त ने राज्य के सभी वैद्यों को उसकी चिकित्सा करने के लिए नियुक्त कर दिया, किंतु जहर शरीर में इतना फैल चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से कुछ इतिहासकार ये मतलब निकालते हैं कि चाणक्य ने जानबूझकर विषकन्या को राजा प्रवर्तक के पास भेजा था। उनका मानना है कि चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा के लिए राजा प्रवर्तक का मरना जरूरी था। राजनीतिक नियमों के अनुसार जब किसी राज्य को दो राजाओं में आधा आधा बांटा जाता है तो एक न एक दिन उनमें आपस में युद्ध अवश्य होता है, किंतु यह महज एक अनुमान है। इस घटना के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भविष्य में विषकन्या और विष के प्रभाव से बचाने के लिए उसे भोजन के साथ अल्प मात्रा में जहर देना शुरू कर दिया और दिन प्रतिदिन उसके आहार में विष की मात्रा बढ़ाते रहने की व्यवस्था भी कर दी, ताकि चंद्रगुप्त भविष्य में जाने अनजाने में भी किसी विषकन्या के संपर्क में आए तो उससे सुरक्षित रह सके। इस प्रकार चंद्रगुप्त विष के प्रभाव से पूर्णतः सुरक्षित था। एक दिन की बात है, जब सम्राट चंद्रगुप्त भोजन कर रहे थे, तभी वहां उनकी गर्भवती महारानी का आगमन हुआ। महाराज को भोजन करते देखकर महारानी की इच्छा हुई कि वो महाराज के साथ ही भोजन करें।
अपनी इच्छा के अनुसार महारानी ने चंद्रगुप्त की थाली में से भोजन का एक कौर उठाकर खा लिया। भोजन में मिले हुए विष के प्रभाव से महारानी कुछ ही क्षणों में मूर्छित हो गई। राजा चंद्रगुप्त ने राजवैद्यों को बुलाया और महारानी के अचानक मूर्छित होने की बात बताई, किंतु कोई भी महारानी के मूर्छित होने का वास्तविक कारण नहीं जानता था। तभी ये बात चाणक्य को पता चली। उन्हें पता था कि रानी मूर्छित क्यों हुई है। उन्होंने तुरंत शल्य चिकित्सकों को बुलाया और रानी के गर्भ में स्थित बालक को निकलवा लिया। इससे बालक तो बच गया, लेकिन महारानी की मृत्यु हो गई। महारानी के विषैला भोजन करने से बालक पर कोई खास असर तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके ललाट पर एक नीला निशान बन गया था। माथे पर उभरे नीले निशान के कारण ही चंद्रगुप्त ने उसका नाम बिंदुसार रख दिया। आगे चलकर यही बिंदुसार राज्य विस्तार और जैन धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार विषकन्याओं द्वारा छलपूर्वक शत्रु राजाओं की हत्या की जाती थी तथा राजाओं के शुभचिंतकों के द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें प्रतिदिन अल्प मात्रा में विष देकर विष पुरुष बना दिया जाता था, ताकि विषकन्या का उन पर कोई खास प्रभाव ना पड़े। पौराणिक धर्म ग्रंथों से होते हुए भारतीय और विदेशी साहित्य में शामिल हुई विषकन्याएं धीरे धीरे लोक कथाओं का हिस्सा बन गईं और पूरे विश्व में उनकी चर्चाओं का ऐसा दौर चला जो आज तक बदस्तूर जारी है। कहते हैं कि किसी भी चीज का आकर्षण वक्त के साथ कम होता जाता है, लेकिन विषकन्याओं के मामले में ऐसा नहीं है। विषकन्याओं का आकर्षण वक्त के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया है। हालांकि विषकन्याएं इतिहास का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन इन्हें पहचानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनका स्वरूप बहुत ज्यादा बदल गया है। ये आज भी बड़ी कुशलता से अपने काम की जरूरी जानकारियां निकालने के लिए अपनी सुंदरता को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। और इस घटनाक्रम को अब हनी ट्रैप के नाम से जाना जाता है। विषकन्याओं का कार्य है तो अब भी पहले जैसा ही, लेकिन इस काम में अब तकनीक की सहायता भी ली जाने लगी है। आपने अक्सर सुना होगा कि संवेदनशील जानकारियां जुटाने के लिए अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसा लिया जाता है। ये असल में आधुनिक विषकन्याओं का ही कार्य होता है। इनके जाल में जो एक बार फंस जाता है, फिर वो हमेशा के लिए उनका गुलाम बन जाता है या फिर बेमौत मारा जाता है। विषकन्या की ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।